नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में ज्ञान और धन की हमेशा वर्षा होती रहे। और इसी के साथ अपन आज एक नई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10 की नवी प्रश्नावली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटी सी प्रश्नावली है। परीक्षा में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कौन सी प्रश्नावली है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसको आज अपन करने वाले हैं, 2-3 टुकड़ों में करेंगे इसको। 15-16 सवाल है इसमें, तो तीन तीन टुकड़ों में करेंगे अपन इसको, 5-5 करके। आज करते हैं नवी प्रश्नावली। देखो, नाइन्थ एक्सरसाइज में क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति मैंने 8वीं प्रश्नावली में पढ़ाई थी पूरी कंप्लीट, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े उससे पहले अपन को कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं वो लेना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। और आपको एक टेबल, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है, वो टेबल आपको त्रिकोणमितीय मानों की जो टेबल है वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर कंप्लीट टेबल बनाना भी सिखाऊंगा आपको, और उसके साथ में समकोण त्रिभुज का परिचय में यहाँ पे करवाता हूँ आपको। और साथ में अपन देखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है। फिर इसके आगे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं। देखो, आओ आ जाओ। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज तो आप जानते होंगे, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो। फिर कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक तो न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। यहाँ पर अपन को सारे त्रिभुज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे त्रिभुज अपन छठी प्रश्नावली पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पर अपन को केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो देखो, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। देखो, इस प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज। ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण ए 90 डिग्री है, या बी मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो और सी इसको मान लो। तो देखो, ये तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये तो हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। अब देखो, आगे अपन इनको प्रतीक चिन्हों के द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे कर्ण को के द्वारा व्यक्त करेंगे, आधार को ए के द्वारा व्यक्त करेंगे, और लंब को य के द्वारा व्यक्त करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा समकोण त्रिभुज। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो ट्रिक बताई थी मैंने, अनुपातों का मान ज्ञात करने की, वह आपको साथ का साथ यहाँ बता देता हूं। लाल बटा तक्का, इसको बोलना नहीं है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको नहीं बोलना है। लाल बटा तक्का। तो देखो, साइन थीटा का मान
क्या हो जाएगा, इस ऐसे पढ़ेंगे इसको, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, फिर यहां से ऐसे पढ़ेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, ऐसे पढ़ेंगे, फिर है टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब तीन पूरे हो गए ना, तो यहां से इधर चलेंगे उल्टा, तो देखो इसको यूं पढ़ेंगे उल्टा, टेन के बाद कॉट, कॉट थीटा आधार बटा लंब, फिर इसके बाद में सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और फिर है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये 6 के 6 कंप्लीट याद रखने हैं आपको, तो रह जाएंगे यार लाल बटा कक्कास। वैसे तो अपने इस प्रश्नावली में तो इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन तीन की जरूरत पड़ेगी, साइन कॉस और टेन की, जिसमें अपना काम है हो जाएगा। तो साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, और टेन का लंब बटा आधार। ये मैंने संपूर्ण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब इसके बाद में अपने को त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी है वो सारणी बनाना आना चाहिए। तो देखो सारणी को मैं बहुत आसान तरीके से, एक लाइन भी बिना रटने, एक लाइन भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से बताता हूं इसको। देखो टेबल, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, त्रिकोणमिति के मानों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बोल सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में इस प्रकार से टेबल बनानी है। cos tan cot sec और कोसेक, ये टेबल बना दी मैंने। देखो मान कैसे लिखेंगे, यहां तो आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां ले लेते हैं 0 डिग्री, यहां ले लेते हैं 30 डिग्री, यहां ले लेते हैं 45 डिग्री, और यहां ले लेते हैं 60 डिग्री, और यहां ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो बहुत आसानी से आपकी टेबल तैयार हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। इधर अपन मान लेते हैं, यहां तो ट्रिक लिखेंगे, ठीक, इसके द्वारा ही बनाएंगे, और यहां लिख देते हैं किस किस का मान है, साइन थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा का मान चाहिए, कॉट थीटा का मान चाहिए, और सेक थीटा का मान चाहिए, और कोसेक थीटा का मान चाहिए। अब ये सारणी देखो मिनटों में कैसे बनती है मैं बताता हूं आपको। देखो यहां कितने 0, तो आपको 0 से गिनती शुरू करनी है। 0 गिनती कहां से शुरू करनी है, 0 से गिनती शुरू करनी है। 0 1 2 3 4, अब लास्ट में क्या है 4, तो सभी में 4 का भाग देना है। इस प्रकार से सभी में 4 का भाग दे दो, और जो जो कट रहा हो उसको काट दो। क्या क्या कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो कुछ काट दो। देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 है, 1/4 ही रहेगा, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। 3/4 नहीं कटेगा, 4 से 4 एक बार कट जाएगा। अब इन सबका वर्गमूल करके और यहां लिख दो, वही किसका मान होगा, साइन थीटा का मान होगा। देखो 0 का वर्गमूल 0, 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2, 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3/4, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, फिर 4/4 यानी 1 का वर्गमूल 1। अब जैसे आपने साइन का मान इस प्रकार से निकाल ही लिया, अब ये पहली लाइन देखो आपको सब
इस पहली लाइन को रटवाएंगे, लेकिन पहली लाइन रटनी नहीं है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। फिर इसके बाद में मान निकालें कॉस का, तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से उठा उठा के यहां रखते जाओ। जैसे यहाँ एक है, इधर यहां से उल्टा चलेंगे और इधर सीधा चलेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक, यहां से आ जाएगा √3/2, यहां से 1/√2, यहां से 1/2 और यहाँ पे 6। ये साइन और कॉस का मान कंप्लीट हो गया। अब देखो थोड़ी सी दिमाग लगाएं अपन, लाल बटा कक्का। देखो यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार है, और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण। तो देखो कैसे क्या तो कट गया, लंब बटा क्या है, आधार। ये किसका मान है, टेन थीटा का ही तो मान है। इसका मतलब साइन में कॉस का भाग दो मेरे पास किसका माना जाएगा, टेन थीटा का माना जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको भाग देना है। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना है, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। नीचे देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा तो 1 ही आएगा। यहाँ √2 से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 और बटे में 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 1/0 हो जाएगा अनंत। देखो आपको ध्यान रखना है, 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बाहर जाता है, अपरिभाषित बोलते हैं इसको तो वैसे, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये दो बातें हमेशा याद रखना। अब देखो टेन का मान आ गया, भाग देके अब वापस वही काम करना है, यहां से यहां, तो अनंत तो आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। अब इसके बाद में मान निकालना है सेक थीटा का। देखो सेक थीटा ए रहा, साइन कॉस टेन कॉट और सेक। तो बताओ कॉस का उल्टा कौन है, सेक। कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, सेक क्या है, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब कॉस क्या हुआ, सेक का उल्टा। तो बताओ कॉस क्या है, ये, और इसका अगर उल्टा कर दो, इसको पलट दूं, इसको क्या कर दो, पलट दूं, तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो बस कर दो काम शुरू। 1 को पलटने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको पलटने पर क्या आएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 चल जाएगा, 2/√3। इसका पलटने पर क्या होगा, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का भाग देने के 2 ही आएगा। 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो फिर 2 ही आ जाएगा। और 0 को पलटेंगे, मतलब 0/1 लिख सकते हैं इसको, तो 1/0 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये है किसका माना गया, सेक का। अब वापस दोबारा सेक का माना गया ना, तो बस इसको यहां से लिखना शुरू कर दो, अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2, √3, फिर 1। इस प्रकार से आपकी सारणी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इस सारणी को बना सकते हो। अगर समझ में आ गई वैसे तो, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार इसको और देख लेना आप, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये तो होगी सारणी। अब सारणी के बाद भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पर सारणी याद हो जानी चाहिए कम से कम। ये 3 मान तो आपको याद होनी चाहिए। अगर इन तीनों के मान, इन 3 में भी ये वाला बॉक्स तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर अपन आगे के सवाल कर नहीं पाएंगे। हो गया, उतार लो इसको। अब देखो, अब बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग याद करने के लिए अपन को 3 प्रकार के की चीजें याद होनी चाहिए। एक तो दृष्टि रेखा क्या होती है, एक उन्नयन कोण क्या होता है, और एक अवनमन कोण क्या होता है। इन तीनों के बारे में अपन जानते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं दृष्टि रेखा। देखो दृष्टि रेखा क्या होती है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा हुआ है, और ये सामने अभी खड़ा हुआ है, तो कहाँ देख रहा हुआ है, इधर सामने देख रहा हुआ। तो ये इसकी आंखों से ये होगी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। देखो अभी जैसे अपन में हूं, तो मैं कहाँ खड़ा हूं, ऐसे सीधा खड़ा हूं,
और अपन ऐसे ही रहते हैं हमेशा। अब अगर मुझे यूपर की वस्तु देखनी है, अगर मुझे, देखो आप ध्यान से, अभी जैसे मान लो ये ऐसे हैं, अब अगर मान लो मुझे ऊपर की वस्तु देखनी है तो मैं गर्दन को यूं करूंगा, अर्थात यूं ऊपर, ऊपर खुलेगी, गर्दन यूं खुल जाएगी, ऊपर खुलेगी यूं। लेकिन अगर मान लो मुझे नीचे की वस्तु देखनी है तो गर्दन यूं झुकानी पड़ेगी मुझे यूं, अर्थात नीचे खुलेगा। तो एक तो जो नीचे से ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको चित्र के माध्यम से। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या फिर आप हो, ये मान लो आप हो और आपकी कोयल यहाँ बैठी हुई है, ये मीनार है, मान लो आपकी कोई कोयल है जो यहाँ बैठी हुई है, आपकी होने वाली कोयल, और ये मान लो यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, और आप इसको यहां से यहां देख रहे हो, इस प्रकार से आप देख रहे हो। मान लो ये मीनार है, कुछ भी मान सकते हैं, मीनार है, और इस मीनार का आप देख रहे हो, तो ये जो दिखाई दे रही है यहां से प्रेक्षक, इसको बोलते हैं प्रेक्षक, और ये कोई वस्तु है, वैसे तो ये आपकी मैना है, कोयल है। अब देखो यहां से यहां के बीच की ये जो सीधी रेखा है प्रेक्षक और वस्तु के बीच में, जिसको वो देख रहा है उसके बीच की जो सीधी रेखा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो सबसे पहले बात अपन किसकी करेंगे? दृष्टि रेखा की करेंगे। तो बताओ दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा प्रेक्षक के द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है उस वस्तु और प्रेक्षक के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो देखो प्रेक्षक के द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है उस वस्तु व प्रेक्षक के बीच की सीधी रेखा, जो सीधी रेखा होती है वो प्रेक्षक के नेत्र से होती है, लेकिन मैंने यहां प्रेक्षक लिखा, प्रेक्षक के बीच की सीधी दूरी या सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अपन उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण क्या होता है? एक तो होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक क्या होता है? अवनमन कोण। ये प्रेक्षक यहाँ है और ये कहां देख रहा है? इधर देख रहा है। मैं एक और चित्र बनाता हूं आपके सामने। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो, मान लो आप यहां खड़े हो, ये आप यहां खड़े हो और आपकी जो तोता मैना है वो यहां खड़ी है, और अब आप ऊपर से इस वस्तु को देख रहे हो यहां इस प्रकार से। तो अभी आप कहां देख रहे थे? अभी जब आप यहां बैठे थे, जब ये यहां नहीं थी, तो आप कहां देख रहे थे? सामने देख रहे थे। तो ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी यहां, ये क्या बनेगी? यहां क्षैतिज रेखा बनेगी। ये तो हो गया आपकी क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब जब आप सामने देख रहे थे और सामने देखते देखते आपने इसको देखा, तो यहां से यहां तक ये इतनी गर्दन झुकानी पड़ी आपको। जैसे मालूम है ऐसे सामने देख रहा हूं, बिल्कुल ये सामने देख रहा हूं। अब यहां से मैं नीचे देखूंगा तो गर्दन झुकेगी कि नहीं झुकेगी? ये गर्दन झुकी, तो ये जो गर्दन झुकी वो कोण ही क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। और अगर इसको मैं क्या मान लूं? थीटा मान लूं, तो ये थीटा है, तो इसके समांतर ये रेखा है, तो फिर यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये यहां से इधर देख रहा है, ये प्रेक्षक है, ये क्या है? प्रेक्षक है, और ये वस्तु है जो देखी जाती है। और यहां पर ये प्रेक्षक है और ये वस्तु है, तो ये वाला जो कोण है ये क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा और उन्नयन कोण कहलाएगा। तो बताओ यहां क्षैतिज रेखा और ये कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन यहां पर प्रेक्षक कहां है? ऊपर है, और वस्तु कहां है? नीचे। तो देखो मैं यहीं की परिभाषा लिख देता हूं। उन्नयन कोण, जब प्रेक्षक
नीचे से ऊपर की और नीचे से ऊपर रखी, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखो समझ में आया नहीं आया? देखो जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर देखता है, देखो यहाँ जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर रखी वस्तु को देखता है, जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर रखी हुई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना है उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण क्लियर है मामला? अब इसी प्रकार से अपन इसकी बात करते हैं अवनमन कोण की। एक कोण होता है अवनमन कोण। कौन सा नमन? अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण क्या होता है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आराम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा? प्रेक्षक ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखेगा। तो देखो जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखता है, जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा, देखो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये वाली क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। देखो मैंने दोनों को कंपेयर, तीनों चीजों को मैंने एक ही बोर्ड में कंपेयर करके समझा दिया है। सबसे पहले तो ये तो दृष्टि रेखा होगी, मतलब प्रेक्षक का द्वारा जब वस्तु को देखा जाता है तो उन दोनों के बीच की जो सीधी रेखा है उसको तो अपन क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। उन्नयन कोण किसे कहेंगे? जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। फिर अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे रखी हुई वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे अपन क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ये इसका परिचय था जो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे उतारता हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ उतार के समझाता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन उतार दिया है और इसमें तो आपको चित्र भी दे रखा है। देखो 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको किताब अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए। किताब को पढ़कर उसके, वैसे किताब तो सबको पढ़ना आता है होगा, आपको 10वीं क्लास में पढ़ते हो आप, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर उसके अर्थ को समझकर और मैंने चित्र बनाना। जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में तो चित्र किताब में दे रखा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहला काम होगा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका चित्र बनाएं। तो यहाँ तो देखो चित्र बना रखा है, फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। किस पर चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब खींची हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखो भूमि का ये खंबा है, ये खंबा दे रखा है अपन को, ये खंबा से इस खंबे के द्वारा ये रस्सी बनी हुई है, ये रस्सी है 20 मीटर लंबी रस्सी है जो जमीन में तो यहाँ पे खूंटे से बनी हुई है और इधर खंबे से बनी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा मतलब रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कितना हो? 30 डिग्री। ये कोण 30 डिग्री दे रखा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात आपको करनी। तो अपन मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई क्या है? ये अच्छे देखो, माना
खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई ए बी है और बराबर मान ली एच मीटर। अब देखो आपका लाल बटा कक्का यहां पर भी साथ ही रहेगा, मैं यहां लिखता हूं लाल बटा कक्का, इसके बिना काम नहीं होगा। क्या करेंगे, आपको यहां इस त्रिभुज में तीन भुजाएं दिखाई दे रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये क्या है, कर्ण है जो आपको दिया हुआ है अर्थात ज्ञात भुजा है, और ये लंब है जो आपको ज्ञात करनी है अर्थात ये अज्ञात भुजा है। और इसका इस पूरे सवाल में कोई लेना देना नहीं है, न तो इसको आपको ज्ञात करना है और न ही क्वेश्चन वाले ने ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो फिर एक भुजा तो आपको पता लगानी है ज्ञात भुजा और एक भुजा पता लगानी है अज्ञात भुजा, और उन दोनों के बीच में यहाँ संबंध निकालना है। और संबंध त्रिकोणमिति के कौन से वाले फलन के साथ बनता है वो यहाँ लिखना है आपको। तो देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब एबीसी में देखो किस किस के बीच में संबंध बनाना है। ये क्या है साहब, कर्ण है, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब। तो कर्ण और लंब के बीच में कौन सा संबंध होता है, देखो यहाँ लंब और कर्ण, ये रहा लंब और कर्ण के बीच में ये संबंध होता है, और ये किसका मान है, साइन थीटा का मान है। तो लंब बटा कर्ण तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन थीटा 30 है तो साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। अब बताओ लंब कितना है एच और कर्ण कितना है 20, देखो कर्ण कितना दे रखा है 20। अब साइन 30 का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। देखो मैं यहाँ सारणी तो मैंने आपको समझाई दी, वैसे पूरी कंप्लीट सारणी आपको बनाना आना चाहिए। पेपर में भी वहां जाओ तो कॉपी मिलते हैं, पीछे के पेज में सारणी को बना लो ताकि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वहां से देख देख कर लिख लें। और अगर मुख्य जबानी याद होते हैं आपको सारे मान तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आप इतने से मान याद रखो, इतने से तो आपको याद होनी चाहिए, साइन 30 और कॉस 60 इन दोनों का मान 1/2 होता है, साइन 60 और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। 4 मान तो ये याद रख लो। फिर एक और tan बचा, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और ऊपर वाला 1 होता है tan 45 का मान, और नीचे वाला √3 होता है tan 60 का मान। तो सारे मान याद हो गए आपको, देख लो आप, ज्यादा पूरी सारणी याद करने की जरूरत ही नहीं है इस प्रश्नावली के लिए। तो देखो साइन 30 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 60 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। और इसी मान से आप tan 45 का और tan 60 का मान याद रखें। tan 45 का मान तो 1 हो गया और tan 60 का मान √3 हो गया। अब देखो यहाँ कौन सा मान काम आ रहा है, साइन 30, तो ये रहा साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो रखो मान 1/2 बराबर h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 को इधर गुणा कर दो तो यहां आ जाएगा 20/2। तो देखो h बराबर आ जाएगा 20/2, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो h बराबर आ गया 10 मीटर। अर्थात खंबे की ऊंचाई h बराबर आ गया 10 मीटर, 10 मीटर। यही आपका क्या है आंसर है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। इस प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन है। अब अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं, आप इसको उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उतार लिया होगा आपने। देखो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ उतार दिया है 9.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो आंधी के क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहाँ छूने लगता है, जमीन के को छूने लगता है पेड़ का शिखर। तो देखो इधर इसका चित्र बनाते, मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए चित्र। मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, और इस पेड़ को यहां से अपन तोड़ देते हैं आंधी के कारण,
और आंधी के कारण जैसे ये टूटेगा तो ये इस प्रकार से जमीन को छुएगा। ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, ये तो होगी जमीन। और ये इसका शिखर है, ये शिखर था, ये शिखर यहां से टूटने के कारण, ये बीच में से टूटने के कारण ये जमीन को छूने लगता है। तो जमीन के साथ में ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, देखो पेड़ के पाद छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो शिखर है, पेड़ का शिखर जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे देखो, पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है ये तने वाला हिस्सा जो जमीन से जुड़ा हुआ है। पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ये वाली दूरी दे रखी है अपन को 8 मीटर। देखो आ रहा है समझ में। पेड़ का शिखर तो 30 डिग्री का कोण बनाता है और पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ये 8 मीटर। और उसने कहा है पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पूरा पेड़ तो ये है, तो इस पेड़ को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखो यहां से यहां तक की दूरी को तो अपन मान लेते हैं x, और यहां से यहां तक की दूरी को अपन मान लेते हैं y। तो बताओ ये पेड़, ये y तो टूट के इधर गिरा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हो गया y, और नाम दे दो इसको a, यहाँ 90 डिग्री है, इसको b और इसको नाम दे दो यहाँ c। इस प्रकार से आपके पास एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा जिसमें आपको आधार दे रखा है और आपको लंब और कर्ण दोनों ही ज्ञात करने हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की कुल ऊंचाई x + y होगी। तो अपन यहाँ मान लेते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई x + y मीटर, x और y मीटर होगी। अब देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC में लाल बटा कक्का याद है, ये लो लाल बटा, यहां लिख देता हूं कक्का। अब लाल बटा कक्का के हिसाब से आप इसमें संबंध बनाओ। ये तो क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। तो आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, तो देखो लंब और आधार में टेन का संबंध होता है। ये टेन है, तो लंब बटा आधार। तो बताओ टेन थीटा, देखो थीटा का मान है 30 डिग्री, और लंब और आधार, आधार और लंब में क्या संबंध है, टेन का। तो अपन यहां लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। देखो लंब बटा आधार, और लंब कितना दे रखा है यहाँ x, और आधार कितना दे रखा है 8, और टेन 30 का मान कितना है 1/√3। तो देखो यहाँ टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और इधर x बटा 8, x बटा 8। तो 8 को यहाँ पे देता हूँ तो x का मान आ जाएगा, तो 8/√3 बराबर आ जाएगा x, अर्थात x बराबर आ गया 8/√3। समीकरण नंबर 1। अब इधर x का मान आया है। अब इसी प्रकार से अपन को किसका मान निकालना है, y का। तथा अब देखो आधार तो यही है, आधार और कर्ण के बीच में संबंध, देखो आधार और कर्ण के बीच में संबंध cos का है, cos थीटा, आधार बटा कर्ण। तो अपन यहां दोबारा लिखेंगे cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर, और कर्ण कितना दे रखा है y, तो बटे में y। अब cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। देखो ये cos 30 का मान √3/2, और 8/y, y को तो इधर भेज दो, 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और बटे में जाएगा √3। समीकरण नंबर 2। अतः पेड़ की ऊंचाई के लिए दोनों को जोड़ दो। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y। तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं, यहां मान लो x + y। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। x का मान कितना है 8/y, 8 y का मान, सॉरी x का मान है 8/√3,
8/√3। समीकरण 1 देखो, x का मान कितना है 8/√3 और y का मान कितना है 16/√3। तो 16/√3 देखो, √3 तो लघुत्तम आ जाएगा। √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8। √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16। 8 और 16 हो जाएगा 24/√3। 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 या 24। अब इस 8 या 24 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वापस 3 ही आएगा और 3 को 8 से गुणा करूंगा तो वापस 24 ही आएगा। और √3 से √3 कट जाएगा, 8/√3 मीटर। ये आएगी पेड़ की कुल ऊंचाई। ये आपका क्वेश्चन था। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। एक तो tan 30 का मान काम मिल गया है अपन ने और एक cos 30 का मान काम मिल गया है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan 30 का मान तो आएगा 1/√3 और cos 30 का मान काम मिल गया है अपन ने √3/2। ये दो चीजें अपन ने यहाँ काम मिली है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें टोटल मिला के 16 क्वेश्चन है। आज अपन ने इस एक्सरसाइज का परिचय, जो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसका परिचय के साथ में अपन ने सारणी और सारणी के साथ में इसके 2 क्वेश्चन किए हैं। और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी 3 है 4 है 16 तक, उन क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में लाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।